ये मैं कर रहा हूँ जी। मैंने कर दी। Yes, sir. आप लोगों ने बेटे सीख लिया, सब सामने तवज्जो रखेंगे। हमने सीख लिया कि मैथ्स जो है ना, ये बेसिकली साइंस है किस चीज की? क्वांटिटीज की। किसकी साइंस साइंस है ये? और मैंने आपको बता दिया कि कम से कम मुसलमान तो इस बात को समझता है, उसको पता होना चाहिए कि अल्लाह ने खुद कहा है कि मैंने कानून कानून कुदरत बनाया ही क्वांटिटीज की बेसिस पे। यानी एक था ना, साइंस समय कहती है, हम फिर बार बार लेके आते हैं, आगे आ जाए आप लोग। हम बार बार लेके आते हैं इस तरह के वाकयात कि वो देखें जी फलां कुरान एक मेरेकल है, साइंटिफिक बात है। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि उसने चीजों की क्वांटिफाई किया हुआ है, चीजों को उसने क्या किया हुआ है? क्वांट अब वो कुछ क्वांटिटीज हमें समझ आती हैं, कुछ हमें नहीं समझ आती। यानी हमें मैथ्स में आज भी पीएचडी होती है, आपको पता है? पीएचडी का मतलब आपने रिसर्च करी। यानी हमें ग्रेजुअली चीजें समझ आती गई और हम उन क्वांटिटीज को आगे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते गए, मुख्तलिफ अंदाज से उसको समझते रहे। लास्ट वार्निंग, इधर ध्यान। ठीक है? रजिस्टर सामने हो, मुख्तलिफ तरीके से हम उसको देखते रहे। देखे क्वांटिटी को देखने के कितने तरीके, हमने मुख्तलिफ तरीके देखे। उनमें से एक तरीका हमारे पास आया कि हमने उनको ऐसे सिंबल्स से रिप्रेजेंट शुरू कर दिया जिनको हम कहते हैं नंबर्स। ठीक है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? फिर हमने निकाले इन नंबर्स के आपस में रिलेशनशिप्स, कि यार ये नंबर्स या यूं कह लीजिए इन क्वांटिटीज के आपस में क्या रिलेशनशिप्स बनते हैं। उन रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के फिर कई तरीके बने, उनकी प्रेजेंटेशन के कई तरीके बने, और उनके रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के भी कई तरीके बने। मिसाल के तौर पे एक तरीका हमारे पास बन गया अरिथमेटिक। ये अरिथमेटिक कौन सा तरीका है? ये प्लस माइनस वाला तरीका। ठीक है? एक तरीका हमारे पास बन गया लॉजिक्स। लॉजिक कौन सा तरीका है? ये लेस देन ग्रेटर देन वाला तरीका है। लेकिन हमने अरिथमेटिक के बाद लॉजिक पढ़ा नहीं था। हमने क्या पढ़ा था अरिथमेटिक के बाद? हमने उसके बाद पढ़ा था अलजबरा। जब क्वांटिटी अननोन हो, सिर्फ रिलेशनशिप को स्टडी करना होता, हमने कहा अलजबरा है। अलजबरा में हमने फिर लॉजिकल पढ़ा था, जिसको हम इक्वालिटी या इनइक्वालिटी कहते हैं। फिर हमने कहा इस डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है, और उसको हमने कहा वो क्या होता है? ग्राफ। क्या होता है? फिर आपने देखा, हमने ग्राफ की साइंस पढ़ी, उसमें उसको और इनइक्वालिटीज को आपस में मर्ज किया, शेडिंग अनशेडिंग वाला रीजन वाला सवाल आ गया। भाई क्या करा रहा हूं मैं? तो रजिस्टर किधर है? तो खोल के काम करो साथ। ये साथ इस तरह की चीज ट्रेस किया करें लाजमी, ताकि जब भी इस चैप्टर में पहुंचा करें पता हो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पिछला क्या नॉलेज चाहिए मैं। ठीक है? यानी देर इज अ रीजन, देर इज अ मेथड टू माई मैडनेस। मैं रैंडम नहीं हवा में पिक एंड चूज करके, सिलेबस में जरूर रैंडमली लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में जरूर रैंडमली चैप्टर्स लिखे हुए हैं। मैं सीडीआई बना के चल रहा हूँ। मुझे पता था आपको कैसे रिलेशनशिप पढ़ाने हैं। फिर अननोन के इस तरफ लेके आया, फिर क्वांटिटीज को कंपेयर करना सिखाया, फिर ग्राफ में आया तो आपको ग्राफिकली चीजों को रिप्रेजेंट करना सिखाया। आप देखें, मैंने अभी तक शेप्स की तरफ, लेकिन ग्राफ में जाके शेप्स आ गई ना, तो हमने कम से कम कितनी शेप पढ़ ली? एक ट्राइंगल नाम की कोई शेप पढ़ ली, और एक हमने पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल नाम की कोई बेसिक शेप्स हमने देखे। हम आगे इससे अभी नहीं गए, जाएंगे, अभी नहीं। फिर हमने कहा यार इस डेटा को ना, ये जो डेटा अभी जिस डेटा को हम यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज के ना साथ एक और प्लान भी, एक और गेम भी खेली जा सकती। क्या? कोई बंदा है, वो कहता है भाई मेरे पास मुख्तलिफ किस्म का डेटा मौजूद है। यानी मेरी क्लास में कोई बच्चा है ए वाला, कोई ए स्टार वाला, कोई बी वाला, कोई सी वाला, कोई डी वाला, कोई ई वाला, कोई यू वाला। पता कितने ए वाले हैं, कितने बी वाले हैं, कितने सी वाले हैं, कितने डी वाले हैं। इनसे क्या निकल सकती? एवरेज। क्या निकल सकती है इनसे? एवरेज। कैसे निकालनी थी? अरिथमेटिक फंक्शंस को आपस में मिक्स करके, सारों को ऐड करें, डिवाइड करें। तो यहां से वो कहता है मैं क्लास में एक देखो, अगर बात क्या हो रही है, आप गौर करें, दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट बन गए हैं। जैसे एक रिलीजन वाले हैं और एक नॉन रिलीजियस है, राइट? एक कह रहे हैं अल्लाह है, दूसरा कह रहा है अल्लाह नहीं। एक खुदा को मानने वाले हैं, एक एथेइस्ट है। तो जो खुदा को मानने वाले हैं वो कहते हैं एवरीथिंग इज, या इसको दूसरे एंगल से देख लेते हैं, साइंस वाले कहते हैं कि मिरेकल कोई चीज, या राइट, मिरेकल कोई चीज होती है, राइट? कोइंसिडेंस कोई चीज नहीं होती, राइट? ये कौन से हैं जो ये भी दावा करते हैं कि खुदा नहीं होता? आइंस्टाइन का एक जुमला मुझे याद आ गया, वो कहता है इतने सारे कोइंसिडेंसेस होते हैं कि खुदा उन कोइंसिडेंसेस में छुपा हुआ नजर आता है, राइट? साइंस वाले कहते हैं हर चीज की कॉज एंड इफेक्ट होती है, इसलिए चीजें ऐसी हैं।
हम दीन वाले क्या कहते हैं, यार ये इन सबको ट्रेस करें ना तो पीछे इन सबको कंट्रोल करने वाला, ये मैकेनिज्म बनाने वाला कोई है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम बना। साइंस वाले कहते हैं एवोल्यूशन हुई है, तो हम कहते हैं वो जो सेल को इवॉल्व करना सिखाने वाला है वो भी तो कोई है। इवॉल्व करना कैसे आया सेल को, आप समझ रहे हैं? अब ना वो मुझे गलत प्रूव कर सकते हैं, ना ही मैं उनको फ्रैंकली स्पीकिंग साइंटिफिक लॉजिक के तहत मैं उनको गलत प्रूव कर सकता हूँ। अपनी अपनी एसेंस है, सेंस है, कितना मुझे पता है उसके हिसाब से। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या कहता है, जो कहता है चीजें रैंडम और एक्सीडेंटल हो सकती हैं। यस और नो? एवोल्यूशन के बारे में वो यही कहते हैं ना, चीजें रैंडम और एक्सीडेंटल। और ये कौन है? साइंस वाले लोग हैं। कौन है? तो साइंस वाले लोगों को साइंस में से ही जवाब मिलता है कि वो जो चीजें रैंडम होती हैं, वो जो चीजें रैंडम होती हैं उनको भी क्वांटिफाई किया जा सकता है। और हमने शुरू में क्या कहा था, अल्लाह कौन है जो चीजों को क्वांटिफाई करता है? अल्लाह ने अपने होने की दलील क्या दी है? क्वांटिफिकेशन। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उसने कहा मैंने जमीनों आसमान पे मैं कादिर हूँ। मिकदार के हिसाब से निजाम सेट किया। उसने सूरज और चांद का जिक्र करके सूरह यासीन में बता दिया कि हर चीज की कोई क्वांटिटी फिक्स है। किसने कितना बढ़ना है, कितना छुपना है, कितना सीखना है, कितना नहीं सीखना है, कितना टालना है, कितना जीना है, कितना मरना है, हर चीज की कोई ना कोई क्वांटिफिकेशन है। साइंस वाले वो लोग जो खुदा में नहीं मानते, वो क्या करते थे? वो कहते थे कि कोई भी चीज रैंडम नहीं होती। हर चीज को वो क्या कहते थे? रैंडम नहीं होती, हर चीज को क्वांटिफाई किया जा सकता। तो दीन वाले कह रहे हैं कि भाई इसी से तो साबित होता है। उन्होंने कहा था पहले क्या कहते थे, एवोल्यूशन कैसे हुई? एवरीथिंग इज एक्सीडेंटल, एवरीथिंग इज। और फिर साइंस में से ही मैथ्स वाले लोगों ने कहा यार हर वो चीज जो एक्सीडेंटल है उसको भी क्वांटिफाई किया जा सकता। तो यहीं से तो हमारी बहस फिर से खत्म हो गई। यही तो इस बात की दलील बन गई कि अल्लाह है। आप कह रहे थे एवोल्यूशन क्यों हो रही है, रैंडम है, क्यों हो रही है? मैंने आपको बता दिया भाई इसको भी क्वांटिफाई किया जा सकता है। इस क्वांटिफिकेशन को आम लफ्जों में चांस और मैथ की जुबान में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? हमने इत्तफाकात, वो जो आम नजर में इत्तफाक नजर आता था, हमने उसको भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया कि ये भी क्वांटिफाइबल है। मोजज़ा क्या होता है, मिरेकल क्या होता है, जिसको आम आंख एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिसको आम आंख एक्सप्लेन। कोई जमाना था कि मोजज़े का होना इस बात की दलील होता था कि अल्लाह है। आज वो जमाना है मोजज़े का ना होना इस बात की दलील बन गया है कि अल्लाह है। क्योंकि उन्होंने कहा हर चीज, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मैंने कुदरत का निजाम मिकदार के मुताबिक चलाया। तो हर चीज जो बहुत रैंडम, देखे ना कैसी बड़ी कितना अजीब बात है। जब हम कायनात को स्टडी करते हैं तो कायनात में अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों सितारे हैं और हर सितारे के साथ कई प्लैनेट्स हैं। पूरी कायनात के मैथ्स को अगर देखा जाए तो इस बात का चांस होना कि जिंदगी कहीं होगी, ये इतना छोटा चांस है। 0.0000 चलते रहे सारा दिन और फिर एंड में जाके वन लगाए, ये इतना कम चांस है। लेकिन ये क्वांटिफाइबल चांस है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती। यही दलील बन गई हमारे खुदा के होने की। आप मेरी बात समझ गए? तो क्वांटिफिकेशन पॉसिबल थी, तो एक साइंटिस्ट उठा, उसने कहा यार जिसको आप रैंडम चांस एक्सीडेंट कहते हैं ना, मैं उसको भी क्वांटिफाई करके दिखा सकता हूँ। कैसे भाई? कहता टोटल वैल्यूज लें किसी भी इवेंट की, टोटल पॉसिबल वैल्यूज, उसको उसके ऊपर रखें उसको जो आपकी डिजायर्ड इवेंट है। तो आपने कहा यार मेरे पास प्रोबेबिलिटी का सिलसिला क्या बन गया, किसी भी इवेंट की चांस मैंने निकालना है तो मैं क्या करूंगा? डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट ओवर टोटल पॉसिबल आउटपुट्स। आपने देखा हमने वो चीज जो टोटली रैंडम थी, मिसाल के तौर पे अगर मैं हवा में तीर चलाता हूं तो वो कहां जाकर गिरेगा? कहीं तो गिरेगा ना। अब वो जिस जगह जाकर गिरना है, ये एक रैंडम कोइंसिडेंटल बात है या इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है? पहले जमानों में तो यही लगता होगा ना कि हवा में आप तीर फेंकेंगे कहीं भी जाके लग सकता है। या यूं कह लीजिए मैं जमीन से मिट्टी उठाता हूँ मुट्ठी भर, रेगिस्तान में रेत के जर्रे उठाता हूँ मुट्ठी भर, तो मैंने कौन से जर्रे उठाए हैं? आम इंसान तो देख के ही लगेगा ना कि यार अरबों अनगिनत जर्रे हैं सैंड के, तुम रेगिस्तान में खड़े हो तो ये तो रैंडमली तुमने उठाए हैं। तो एक बंदा आ गया जिसने कहा नहीं ये क्वांटिफाइबल है, ये रैंडम। चाहे इसकी क्वांटिफिकेशन बहुत छोटी है, चाहे बहुत छोटा चांस है, बट देयर वाज चांस ऑफ पिकिंग अप दैट स्पेसिफिक पार्टिकल ऑफ ग्रेन।
सैंड का वो स्पेसिफिक पार्टिकल उठाने का भी एक क्वांटिफाई कर दिया उसने, प्रोबेबिलिटी बन गई। मैंने कहा आप देखने वाले बंदे इसको खुदा के होने का सबूत भी मान सकते हैं, जो नहीं मानना चाहता कम से कम इसको मैथ से समझ के आगे चल पड़े। आर वी क्लियर सो फार? अगले स्टेप पे चले। एक और साइंटिस्ट उठा, उसने कहा यार देखो मेरे पास एक डाइस के अंदर 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? कितने फेसेस हैं बच्चों? मैं टोटल जो फेसेस हैं उनको मैं ब्लू कलर से पुट कर रहा हूं। एक डाइस के अंदर टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6, राइट। अब वो जो 6 फेसेस हैं उसमें से इवन फेसेस कितने हैं? 3। ऑड फेसेस कितने हैं? 3 मेरे पास इवन फेसेस हैं, 3 मेरे पास ऑड फेसेस हैं। टोटल कितने हो गए? मैं फिर से बात रिपीट करता हूँ। एक साइंटिस्ट उठा, इसी चांस को लेना चाहता था। मैं करोड़ों अरबों में से भी चांस उठा सकता हूँ, समझाने के लिए 6 फेसेस वाली बात उठा रहा हूँ। समझाने के लिए कौन सी बात उठा रहा हूँ? 6 फेसेस। एक डाइस में 6 ही फेस होते हैं ना? यस। टोटल फेसेस कितने हैं? 6। कहता है कि अच्छा इसको इवन और ऑड में तकसीम करो। मैंने कहा अच्छा जी 3 इवन है और 3 ऑड है। 3 इवन है और 3। कहता है अच्छा मुझे ये बताओ इसमें से 3 के मल्टीपल कितने हैं? इसमें 3 के मल्टीपल कितने हैं? सोचें। मैं साइड पे लिख देता हूँ उसके फेजेस। 1 2 3 4 5। और मुझे कहा गया था कि एक डाइस के टोटल फेज कितने हैं? मैंने कहा था जनाब डाइस के टोटल फेज हैं 6। कितने फेज हैं? मुझे कहा गया इसमें से इवन कितने ऑड कितने। अब मैं इसी 6 को तोड़ूंगा। मैं इसी 6 को तोड़ूंगा। कितने इवन और ऑड? 3 इवन है 3। यानी यहां मैं लिख सकता हूँ ना 3 इवन है भाई और 3 ऑड है, राइट। कोई कंफ्यूजन यहां तक बच्चों? आर वी क्लियर? बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए इस वक्त आपकी, क्योंकि जो बात मैं समझाने लगा हूं आमतौर पे कहीं से समझ कोई समझाएगा नहीं। और अगर आज समझ आ गई पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसी के ऊपर सारा चैप्टर खड़ा है। पहले बंदे ने क्या कहा था? आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, अगले स्टेप की तरफ जाऊंगा। उसने कहा था एक डाइस में कितने फेसेस हैं? 6। कितने फेसेस हैं? कहता है इवन और ऑड निकाले। मुझे इसी 6 को तोड़ के इवन और ऑड लिखने हैं। ये मेरे पास 3 इवन फेस हैं और 3 मेरे पास ऑड फेस। कहता है आप बताओ 3 के मल्टीपल कितने हैं? कितने हैं 3 के मल्टीपल? तो मुझे इसी में से निकालने के नहीं। यस। 3 के मल्टीपल जो है वो यहाँ इवन होंगे। 2 है ना, आपने बताया। आपने कहा सर 3 के मल्टीपल है 2। यहाँ वो इवन है, यहाँ वो। अब भाई साहब अगर एक इवन है उनमें से और एक ऑड है, तो मुझे टोटल तो मेरे फेसेस 6 ही है ना। तो मेरा क्या होगा? मैं कहूंगा जनाब, मैं कहूंगा सर इवन नंबर है टोटल 3। कितने? उसमें से 2 इवन सादे इवन है और एक इवन 3 का मल्टीपल है। और एक इवन कौन है? मल्टीपल ऑफ 3। और 2 सादे ऑड है और एक क्या है जनाब? मल्टीपल ऑफ 3। आप चेक करें मेरे पास टोटल कितना बन रहा है? 6 बन रहा है ना टोटल। कितना बन रहा है? आप जरा गौर करना प्लीज कि मैंने क्या किया है। मैंने 3 डिफरेंट किस्म की मालूमात इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का एक नया तरीका बनाया। उस तरीके को आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ मेहनत किसी ने परफेक्ट किया। और उसने कहा जनाब आपने पता क्या किया करना है? आपने यहाँ यूज किया करने हैं सर्कल्स। क्या यूज किया करने हैं? क्या यूज किया करने बेटे? आपने जनाब वो वाले जो इवन है उनको इधर पुट करना है और जो ऑड है उनको। और ये जो पार्ट है हमारा दरमियान वाला, ये है मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ। अब कौन कौन सा नंबर है जो इसमें से इवन था? पहले ऑड वाले ले लेते हैं। कौन कौन सा ऑड है जी इन 6 फेसेस में से? 1 ऑड है और 3 ऑड है। 3। अब 3 इधर लिखूं या 3 इधर लिखूं? बाहर लिखूं? हाँ। क्यों बोला? क्योंकि वो 3 का मल्टीपल भी है। क्योंकि वो 3 का तो 3 इधर आ गया मेरे पास। अच्छा जी।
और 5। अब इवन की तरफ चलते हैं। 2, 4, क्योंकि वो 3 का, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ये एक तरीकाकार समझ आया। एक बंदा आया, वो कहता है यार मुझे असल डेटा की जरूरत ही नहीं, मुझे असल डेटा की जरूरत, मुझे असल डेटा की जरूरत, मुझे असल डेटा की जरूरत। कहता है मुझे सिर्फ बता दो नंबर ऑफ वैल्यूज इवन कितनी है और ऑड कितनी है। क्या बता दो मुझे, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन कितनी है और ऑड। मैंने उसको कहा अच्छा ऐसा करता हूँ कि मैं ये जो मेरे पास टोटल डेटा है ना, मेरे पास जो टोटल, उसका नाम रखता हूँ सेट। क्या नाम रखता हूँ, हेंस मेरे पास एक चैप्टर बन जाता है और चैप्टर का नाम क्या होता है। अच्छा सर वो मिटा क्यों दिया, उसमें मजीद एवोल्यूशन की क्यों जरूरत है, सिंपलीफाई हो तो गया, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। वो प्रॉब्लम अभी समझा के आगे जाता हूँ, फिर मिटाता हूँ। प्रॉब्लम क्या आ गई है, ये बॉक्स मुझे लिमिट कर रहा है कि मैंने टोटल वैल्यूज कितनी के साथ डील करना है, 6 के साथ। कितनी के साथ डील करना है। जब मैं इसमें से एक सर्कल बनाता हूँ इवन का और एक सर्कल बनाता हूँ ऑड का, एक सर्कल बनाता हूँ इवन का और एक सर्कल बनाता हूँ, तो जो दरमियान में मल्टीपल लिखता हूँ ना 3 के, जो दरमियान में, वो भाई उनमें से ये वाला मल्टीपल इवन नहीं है और ये वाला मल्टीपल, तो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अब ये कैसे पता लगेगा कि ये इवन वाले का दरमियान में आया या ऑड वाले का आया। प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको। तो इसके ऊपर शुरू हो गई वर्किंग। क्या हो गया इसके ऊपर शुरू। अब वो वर्किंग क्या हुई है, उस वर्किंग की एवोल्यूशन को हमने ट्रेस करना है। और हम, आप देखिएगा एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे जब इस एरर से हम बिल्कुल फ्री हो चुके होंगे, जब इस एरर से हम बिल्कुल। सेट्स क्या है बेसिकली, सेट्स कहते हैं बेटे ग्रुप्स ऑफ गिवन डेटा को। सेट्स किसको कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ क्वांटिटीज को। सेट्स किसको कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ। सेट, एक सेट क्या होता है, जरा सेट को डिफाइन कर लेते हैं। सेट, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ड है, यूनिक वैल्यूज दैट शेयर सम सिमिलर एट्रीब्यूट। सेट क्या होता है, एक ग्रुप और एक कलेक्शन होता है यूनिक वैल्यूज का। अब मैंने लफ्ज क्वांटिटीज नहीं लिखा, क्या लफ्ज लिखा है, वैल्यूज। क्या लफ्ज लिखा है, क्योंकि वो वैल्यू जरूरी नहीं है नंबर की फॉर्म में हो। वो एक अननोन वैल्यू भी हो सकती है, वो एक प्लेस वैल्यू भी हो सकती है, वो एक अल्फाबेट भी हो सकता है, वो कोई नाम भी हो सकता है। होंगे यूनिक। क्या होंगे। अब यूनिक होने क्यों जरूरी है, मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं हमारी क्लास का नाम है O3। क्या नाम है क्लास का, हमारी प्रैक्टिस क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब कुछ कॉमन होगा। हमारी प्रैक्टिस क्या है, हम सेट को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, सामने देखो, हम सेट को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेट का एक नाम होता है। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, सेट का O3। फिर आगे इक्वल टू का साइन या कॉलन डालते हैं इस तरह से, और अंदर लिखते हैं वैल्यूज। अंदर क्या लिखते हैं, अब हमने O3 के अंदर नाम लिखने हैं स्टूडेंट्स के। क्या लिखने हैं जी, खुशदिल, कॉमा। कॉमा क्या करता है, एलिमेंट्स को सेपरेट करता है। कॉमा क्या करता है, अबू बकर, अहमद, आप पूरा पूरा नाम समझ लीजिए, ठीक है। बलाज, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला पूरा नाम क्या है, अब्दुल्ला मलिक, हमदान, आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है भाई, कौन बैठा है, अली। अली पहले आया हमारे पास। आगे रोहान, आगे हुजैमा,
हुजैमा पूरा नाम क्या है? नदीम। आगे। सलार पूरा नाम क्या है? हाँ जी। उमर पूरा क्या नाम है? हाँ जी भाई। नेक्स्ट नेम बोलो। इब्राहिम। काशिफ। हाँ भाई आगे। हाँ भाई क्या नाम है? हुरैन पूरा नाम क्या है? ऊंची। हुरैन अली। आगे। आगे। Irham. राइमा वैस। आगे। Irham Faisal. अरे हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अभी अपन स्टूडेंट से भी मांग रहे हैं। वेट करो बेटे। जाफरी। हाँ भाई। इरा फैसल। हाँ जी आगे। किंजा पूरा नाम क्या है? यासीन। Inza Yasin. हाँ जी। आयरीन पूरा नाम क्या है? आयरीन Naeem Fahad. फहद। Two I. आगे। और कौन बैठा? महरूर। महरूर पूरा नाम क्या है? महरूर Nakvi. जैनब। नकवी है, महरूर जैनब नहीं है। हाँ ID जी कोई card. और? मेरा ख्याल है सारे यही बच्चे, और तो नहीं कोई ऑनलाइन? अब आप No. जरा गौर अब जरा गौर कीजिएगा, ये कॉमास क्या करते हैं? हमारे नेम्स को सेपरेट कर। नहीं बेटे, सेपरेटर्स हैं। कॉमास क्या है? वो कहती है सर हमारे नेम्स को सेपरेट करते हैं, तो मैंने आगे से क्या कहा है? नहीं बेटे, क्यों कहा बोला नहीं? इसलिए कहा बेटे कि एक शख्स जो सेट्स की जुबान में चीजों को देखता है, उसके लिए कोई इसकी क्वालिटी कॉमन तो जरूर होगी। ही डज नॉट केयर अबाउट दिस, सुन लें गौर से। ही डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग अदर देन थिंकिंग ऑफ देम एज एलिमेंट्स। उसके लिए क्या है? वो इनको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ये नंबर्स भी लिखे होते, वो इसको इससे ज्यादा कुछ भी, उसके लिए नंबर ऑफ वैल्यूज तो हो सकती हैं, काउंट कर लें कि कितने हैं, उसके लिए ये इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यहां पर मैंने नाम पूरे लिखे होते। कोई और बच्चा सपोज करते हैं हमारे पास अली नाम का है। किस नाम का है? आप जितने भी एलिमेंट्स देखेंगे, देखें सारे यूनिक हैं कि नहीं? आर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स यूनिक और नॉट? कोई रिपीट तो नहीं Yeah, किया मैंने? except for two IFs. आई एस रिपीट हुआ है कहीं पे? Yes, Irene Fahad and Irha Faisal. They're both IFs. चलें जी। तो कह रही हैं सर ये देखें यहाँ पर दो आपने रिपीट कर दिए हैं, इसलिए मुझे सपोज अली की वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं। इसको देख लेते हैं। इन सबके दरमियान में कॉमन क्या होगा? एक एट्रीब्यूट। क्या? दे आर नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, राइट? आई एफ, ऑल्दो ओरिजिनली ये दोनों नाम डिफरेंट है, एक आयरीन फहाद है, एक इरा फैसल है, लेकिन सेट के अंदर क्या सेम वैल्यू लिखी हुई है कि नहीं? दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मेक्स इट नॉट अ सेट। इट कैन बी कलेक्शन ऑफ समथिंग बट नॉट अ सेट। टू बी अ सेट इट मस्ट हैव ऑल दी वैल्यूज यूनिक। सारी वैल्यूज का क्या होना लाजमी है? आपको तो फर्क पता किन लग रहा है? या अगर सारी वैल्यूज यूनिक होंगी तो ये एक सेट है। अच्छा सर आपने कहा यूनिक होनी चाहिए, चले हम क्या करें फिर? अब इसका हमारे पास तो दो बच्चे हैं इन इनिशियल्स के साथ, हम एक को रिमूव कर देंगे। हम एक को क्या करेंगे? और तो हम कहेंगे कि आई एफ जो कि पहले लिखा हुआ है ये दो दफा यूज हो रहा है। आई एफ ये दो दफा। टू बी अ सेट इट मस्ट हैव ऑल वैल्यूज यूनिक। क्या होनी चाहिए सारी वैल्यूज? आर वी क्लियर सो फार? कि अब या कुछ सेट्स, अब कुछ आपको याद करना है, कुछ चीजें आपको याद करने की बजाय शुरू से कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी। हर घर का कोई रिवाज होता है, हर चैप्टर का भी कोई रिवाज होता है। इस चैप्टर में भी कुछ रिवाज है। क्या? कुछ सेट्स ऑलरेडी किसी ने डिजाइन कर लिए। सबसे पहले जिंदगी में कौन सा सेट बना? नेचुरल नंबर्स का। कौन सा सेट बना? उसको हम आमतौर पे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और एन से क्या होता है?
ब्रैकेट्स डालते हैं, 1 2 3, 1 2 3, कंटिन्यूस है जी। फिर किसी ने कहा यार कभी कोई वैल्यू नहीं भी होती तो हमने W से रिप्रेजेंट किया किसको, होल नंबर्स को। कहां से स्टार्ट हुए, 0 1 2 3। फिर किसी ने कहा यार नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, फिर हम कहाँ गए, इंटीजर्स पे गए, जिसको हम Z से आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं दोनों इकट्ठे लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3, -2, -1, 0 1 2 3, 1 2 3, ये जनाब आ गया हमारे पास। फिर किसी ने कहा यार -3 तो नहीं इवन, लिखा हुआ। मर्जी मेरी बेटे, डॉट डालनी है ना तो इसका मतलब आगे चल रहे हैं। किसी ने कहा ओके। यार इवन नंबर्स को ही होते हैं, ऑड हमने कहा वन। इवन नंबर्स लेते हैं, 0 2 4। किसी ने कहा ऑड नंबर्स को ही होते हैं, मैं आपको मैथ्स के शुरू में ये पढ़ा चुका कि ये इवन ऑड कैसे बने, 1 3 5। फिर किसी ने कहा प्राइम नंबर्स का कोई सेट होता है, उसके लिए क्या सिंबल लिया हमने, 2 3 5 7, सो ऑन। किसी ने कहा कॉम्पोजिट नंबर्स का कोई सेट होता है, आप समझ गए अब कॉम्पोजिट नंबर्स का सेट क्या होगा। अब कॉम्पोजिट नंबर का सेट कहां से मैं लिखने शुरू करूं, अब कॉम्पोजिट नंबर, तो क्यों यस। ना मैं एक काम करूं, आप अगर गौर करें तो कॉम्पोजिट नंबर में और कॉम्पोजिट नंबर में और प्राइम नंबर में, या यूं कह लीजिए कि नेचुरल नंबर्स में और प्राइम नंबर्स में फर्क यही नहीं है कि अगर नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स माइनस कर दिए जाए तो वो कॉम्पोजिट बनते हैं, बल्कि इनफैक्ट शुड आई से इंटीजर्स में से अगर प्राइम नंबर्स माइनस कर दिए जाएं तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स बनते हैं। इज दैट राइट और नॉट, सामने देखो। या मैं और एग्जांपल बेहतर कर देता हूं, भाई ये इवन नंबर्स जो हैं इनको क्या नेचुरल नंबर से डिफाइन किया जा सकता है, या। क्या इवन नंबर्स, नो, इवन नंबर्स में जीरो भी लिखा हुआ है, नेचुरल में जीरो, लेकिन क्या इन्हें होल नंबर से डिस्क्राइब किया जा सकता है, या। यस और नो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो इवन नंबर होता है वो बेसिकली क्या होता है, होल नंबर्स माइनस ऑड नंबर्स, यस और यप। नो बेटे, यस और नो। क्या कॉम्पोजिट नंबर के लिए मैं कह सकता हूँ इंटीजर्स में से प्राइम नंबर्स माइनस कर दें कॉम्पोजिट नंबर बन जाते, यस और नो। आर यस। वी क्लियर सो फार। तो सबसे पहली चीज तो मुझे आपको ये सिखानी थी सेट्स के अंदर कि देयर आर सम सेट्स जिनके लिए ऑलरेडी कुछ नाम फिक्स कर दिए गए हैं और आमतौर पे वही यूज होते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या ब्रैकेट्स डालेंगे, अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। अब नंबर्स उस तरह ट्रीट नहीं होंगे जैसे पहले मैथ्स में हो रहे थे कि हर नंबर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और हम उस क्वांटिटी को प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकते हैं। अब नंबर्स किस तरह ट्रीट हो रहे हैं, अब नंबर्स एज एलिमेंट्स ट्रीट हो रहे हैं। अब नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स भी लिखे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी एग्जांपल एक करते हैं ताकि आगे जा सके हम। मेरे पास एक सेट है बेटे, सेट का नाम है, रख लेते हैं हम ए। क्या नाम है सेट का, इस सेट के अंदर क्या है जरा देखिएगा, इसके अंदर वैल्यूज हैं ए ई आई ओ शू, यहां तक प्रॉब्लम। मेरे पास एक और सेट है उसका नाम है बी, इसके अंदर बेटे वैल्यूज हैं ए बी सी डी ई और एफ, यहां तक प्रॉब्लम, यहां तक मसला। अब आपने याद करना है, हमने कहा था कि हमारे पास जो फेसेस होते हैं डाइस के कितने होते हैं, 6। तो वो जो बॉक्स था उसमें मैक्सिमम वैल्यू सारों को सम करके क्या निकल सकती थी, हमेशा जितने भी सेट्स आपको अवेलेबल होंगे, बकर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है बोर्ड पे होना चाहिए, जितने भी हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं सारे सेट्स की मिला के, उन सब को मिला, वो कहीं ना कहीं से ली गई हैं वैल्यूज, वो वैल्यूज कहीं ना कहीं से, वो जो कहीं से वैल्यूज ली गई हैं उसको हमेशा हम सेट्स के चैप्टर में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं हम उसको, यूनिवर्सल और उसको सेट। रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो एग्जांपल है हमारे पास, इस एग्जांपल के अंदर जो यूनिवर्सल सेट है
यानी कि यू, उसके अंदर, और वो कभी कभी हमारे में ना, बुक में, हमारी सॉरी पेपर में कभी कभी वो इस तरह भी रिप्रेजेंट होता है। ये मैंने दोनों सिंबल उसके लिखे दिए हैं, ठीक है। Yeah. या बाज दफा वो यू के साथ रिप्रेजेंट होता है, या फिर वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। पिछले कुछ पेपरों से वो ये राइट साइड वाला सिंबल यूज हो रहा है, इसलिए मैं यही वाला यूज कर रहा हूँ। ये जो यूनिवर्सल सेट है बेटे, इसके अंदर कम से कम जो सिंबल्स मौजूद होंगे, कम से कम जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ए बी सी डी ई एफ आई ओ यू, ये कम से कम, इससे ज्यादा हो सकते हैं। यानी इट इज पॉसिबल कि इसके अंदर जी भी हो, जेड भी हो, वाई भी हो, पी हो, क्यू हो, लेकिन कम से कम वो सारी वैल्यूज इसके अंदर लाजमन मौजूद होंगी जो वैल्यूज ऊपर गिवन सेट्स में से किसी के अंदर भी मौजूद। अगर बेटे ए और बी में कोई एक भी ऐसी वैल्यू मौजूद है जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद नहीं है, तो फिर ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्वेश्चन में, सेट्स वाले क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट लाजमी होगा। हमेशा यूनिवर्सल वाला सेट लाजमी क्वेश्चन में गिवन होगा। और यूनिवर्सल वाले सेट की प्रॉपर्टी क्या है, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। आप लोग पता नहीं क्यों थक क्यों गए इतनी जल्दी, अभी तो मैंने बहुत कम पढ़ाया, आज तो क्लास ही बहुत शॉर्ट हुई है। अभी शक्लें देख के लगता है Yeah. आप बिल्कुल थक गए हैं। I mean, yeah. And I have. अच्छा सुने, मैं ना इनसे पूछ रहा था फिजिकल वालों से, आपका तो चेहरा ही नजर आ रहा ना। सुने जी बेटे, जो हमारे पास सेट ए और बी है, यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर्टीज होंगी कुछ। क्या प्रॉपर्टीज हैं? ए बिलोंग्स टू, पहली प्रॉपर्टी। इसी को सिंबॉलिकली कैसे, अच्छा सेट्स में ना सिंबल्स बहुत यूज करते हैं आमतौर पे हम। सेट में लंबी कहानियां नहीं, आपको याद है ना मैथ्स में मैंने कहा था हम शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा काम कर सके। तो हम सिंबल्स बनाते हैं। हम क्या करते हैं, 2 × 2 = 4 लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई का साइन, फिर 2, फिर इज इक्वल टू का साइन, फिर 4। मैथ्स में हम सिंबल्स बनाते हैं चीजों के। तो ये जो ए है, सिंस इट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, इसके लिए हम सिंबल ये यूज करते हैं। ये जो सिंबल मैंने ड्रॉ किया है, मैं थोड़ा सा इसको नीट बना देता हूँ। It looks kind of like an E. ये यहाँ देखो प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन यूनिवर्सल सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन यूनिवर्सल सेट। यहाँ देखो प्रॉब्लम, No. तीसरी बात जरा देखिएगा। एक लफ्ज होता है उसको हम कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं? ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सबसेट क्या होता है कि एक सेट में से कुछ एलिमेंट्स निकाल के साइड पे कर लें। अगर कोई सेट यूनिवर्सल है तो जितने भी सेट उसके साथ दिए होंगे वो यूनिवर्सल के सबसेट होंगे। वो यूनिवर्सल के क्या होंगे? उसके लिए क्या सिंबॉलिकली वर्ड यूज करते हैं हम, सॉरी क्या सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। इसके लिए क्या सिंबल यूज होगा? बी। यहां तक प्रॉब्लम, वी क्लियर? अब ये जो एग्जांपल हमने पकड़ी है, इसके साथ में एक और सेट लिखने लगा हूं, और उस सेट का नाम रख देते हैं सी। सी के अंदर मैं लिख रहा हूं ई ओ ए आई यू।
क्या आप देख सकते हैं सी में मैंने क्या लिखा हुआ? क्या आप देख सकते हैं हमने सी में क्या लिखा है? जरा ए और सी को कंपेयर कीजिएगा प्लीज, और कंपेयर करके आपके जहन में क्या ख्याल आता है? सब एलिमेंट्स सेम है? क्या सब एलिमेंट्स सेम है ए और सी के आपस में? यस और नो? सारे के सारे एलिमेंट्स ए और, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है। तो क्या ये डिफरेंट सेट्स हैं? इसमें ऑर्डर का इसका मतलब कोई फर्क? अगली बात आपको क्या सीखनी है इसमें से? ए इज इक्वल टू सी। अच्छा, जब ए इक्वल टू सी है तो क्या मैं कह सकता हूं ए सबसेट है सी का? यस, कह सकता हूं, क्योंकि एक सबसेट वो भी होता है जो सारे सेट में। अच्छा, एक बॉक्स है उसमें 5 अंगूठियां पड़ी हैं। कितनी अंगूठियां पड़ी हैं? हर अंगूठी उस बॉक्स का सबसेट हुई क्या ना हुई? यानी ऐसा हो सकता है ना, एक बॉक्स में 5 अंगूठियों के बॉक्स पड़े हों। आपको ना रिंग का एक बॉक्स आता है, तो बड़ा बॉक्स जो है उसके अंदर 5 अंगूठियां हैं, लेकिन अंदर 5 छोटे बॉक्स भी तो हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉक्स 2 अंगूठियों का हो, एक बॉक्स 3 अंगूठियों का हो, या दो दो अंगूठियों का और एक अंगूठी का। वो सारे सबसेट कंसिडर होंगे। आर वी क्लियर सो फार? ऑनलाइन वाले बच्चे मेरी इस मिसाल को विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि एक बड़ा बॉक्स Yes, है sir. जिसमें 5 अंगूठियां हैं। अच्छा, मैंने पहली अंगूठी निकाल ली, अभी भी 4 अंगूठियां अंदर पड़ी हैं, तो वो 4 अंगूठियां सबसेट हुई उसका कि नहीं? 2 निकाल Yes. ली, 3 अंदर पड़ी हैं, सबसेट है कि नहीं है? 4 निकाल ली, एक अंदर पड़ी है, वो भी सबसेट हुई कि नहीं हुई? 5 और निकाल ली, अब अंदर क्या है? कुछ नहीं है ना। वो कुछ नहीं भी उसका सबसेट कहलाएगा। तो हर सेट का एक सबसेट लाजमी होता है। ऑल, और उसका सिंबल होता है, ये देखें, ये लफ्ज है एम्प्टी सेट। क्या लफ्ज है? और इसके लिए 2 सिंबल्स यूज किए जाते हैं। एक सिंबल ये यूज किया जाता है बुक में, सॉरी, एक सिंबल ये यूज किया जाता है बेटे, और दूसरा सिंबल यूज किया जाता है, ऐसे सर्कल डाल के ऐसे कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ नहीं। जीरो भी अगर क्योंकि किसी के अंदर है ना, तो उसमें कुछ है। जीरो भी ना हो ना, इसको हम पढ़ते क्या है? पढ़ते हैं इसको हम क्या है बेटे? रेड एज फाइव। इसको क्या पढ़ते हैं? ठीक है बेटे। Pa- तो हमारे पास फाइव जो है ये भी सबसेट है, ए का, बी का, सी का, डी का, जितने भी सेट है उन सबका ये सबसेट है। क्या देखो प्रॉब्लम? कोई कंफ्यूजन? खाली सेट भी तो उसका हिस्सा है ना। क्या खाली कमरा इस कमरे का हिस्सा नहीं है? जब सारे बच्चे यहां से निकाल दिए जाते हैं तब भी तो ये कमरा है कि नहीं है? एम्प्टी रूम ही सही, कि ये रूम खत्म हो गया तब रूम है ना। तो हम सेट्स में इसको, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है वो हम आगे देखेंगे, अभी क्यों जरूरत पेश आती है। मगरिब की अजान ने मुझे रोक दिया, वरना मेरा तो कोशिश थी आज ये चैप्टर पूरा पढ़ा देने। बहुत मुख्तसर और बहुत आसान चैप्टर है। तो आज हम नमाज के बाद जो रिमीडियल लेंगे उसमें सेट्स का ही टॉपिक पढ़ेंगे, और सेट्स को आज ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? सब लोग, अब Okay. आपको पता है ना, सबने इधर ही बैठ के रिवीजन ही करनी है। तो मैं आधा घंटा सिर्फ आपका रिमीडियल में लूंगा, जिसमें मैं आपको ये सेट्स पढ़ा दूंगा, ठीक है? आज 8 बजे नहीं लूंगा, चले ऐसा करूंगा, 8 बजे नहीं लूंगा, पहले ले लूंगा, ठीक है? चले जी, यहाँ पे क्लास रोक रहा हूँ नमाज के लिए। नमाज के बाद इंशाल्लाह इंग्लिश की क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।